हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। टुडे वी आर स्टार्टिंग द क्लास दैट इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्लीज ज्वाइन एवरीवन सो वी कैन स्टार्ट टुडेस क्लास व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, उसके उस वो कल वाला इग्नोर कर दीजिए। आज हम लोग पहले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। विल ट्राई टू कवर द होल सिलेबस। ज्वाइन एवरीवन। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। जल्दी से एक बार सभी लोग ज्वाइन कर लो, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से ज्वाइन करिए सभी लोग। So once again, good evening everyone. Today's lecture that is all about the financial management में हम लोग आज स्टार्ट बेसिक्स की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फाइनेंस डिसीजन क्या होते हैं, इन सारी चीजों की हम लोग आज बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में। So what is all about the international financial management? इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, समझिए। जैसे कि आपको पता होगा कि ना,
in every organization, finance department is the backbone of any organization. एक finance एक backbone होता है any organizations का, it plays a very vital role. Because और without finance you cannot run even the single day your organizations. तो finance की बात करते हैं, what is all about the finance? बेसिक समझ में आ गया होगा कि finance may be defined as the art and science of, ठीक है, तो फाइनेंस में भी डिफाइंड इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी. इट इंक्लूड द फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एंड इट इज आल्सो रिफर्ड एज द प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज नीडेड. तो देखिए ना, तो फाइनेंस हम लोग किस तरीके से करेंगे, इट इज डिफाइंड इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग द मनी. किस तरीके से यू आर मैनेजिंग योर होल मनी. इट्स इंक्लूड द फाइनेंशियल सर्विसेज की बात भी करेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे. इट्स रिफर्ड टू द प्रोविजन ऑफ द मनी एट द टाइम व्हेन इट इज नीडेड. भाई हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जब हम लोग बात करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म इज कंसर्न विद द प्रोक्योरमेंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टेक होल्डर. तो जितना भी आपके पास फंड है उस फंड का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना, प्रोक्योर करना, सही तरीके से फंड रेज कहां से करेंगे, व्हाट विल बी द सोर्सेज ऑफ इनकम, व्हाट विल बी द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कहां-कहां से पैसा रेज कर रहे हैं, कहां-कहां पे उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है. अगर भाई बात करते हैं कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होता है कि it is mainly concerned with the procurement of fund, not on the utilization of the fund. मतलब ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये होता था फाइनेंस का कि ये केवल प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड के लिए बात करते हैं, इसमें हम लोग यूटिलाइजेशन की बात नहीं करते. भाई आगे बात करें कि it lays emphasis on the episodic events such as merger, acquisition, expansion और restructuring of the firm. तो कहीं ना कहीं ये जो भी एपिसोडिक इवेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, आप कभी मर्जर कर रहे हैं, मर्जर कर दो फर्म मिलकर एक बन जाती है, एक्विजिशंस कर रहे हैं, आप एक्वायर कर ले रहे हैं दूसरी कंपनी को, बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहे हैं, या रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द फर्म कर रहे हैं, तो ऐसी सारी जगह पर फाइनेंस का यूज होता है. अगर थर्ड बात करेंगे हम लोग, इट इग्नोर्स द सेंट्रल इशू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट इज यूजेज ऑफ फाइनेंस. आगे बात करते हैं, इट इज फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, नॉट ऑन द इश्यूज इन्वॉल्वड इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. हम लोग फाइनेंस में वी आर मोर कंसर्न अबाउट द लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए होता है, वो हम लोग फाइनेंस में नहीं लाएंगे, वो दैट इज पार्ट ऑफ द अकाउंट एक्चुअली. तो इट हैज फोकस इवन इट इज फोकसिंग ऑन द लॉन्ग टर्म, लंबे समय के फाइनेंस के लिए वी आर फोकसिंग द फाइनेंस, नॉट ऑन द इश्यूज इन्वॉल्वड विद द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. एंड इट इग्नोर्स द इंटरनल डिसीजन मेकिंग, इंटरनल डिसीजन मेकिंग को इग्नोर करता है. इन अदर वर्ड, traditional approach equate the finance function with the issue involved in procuring and administrating the fund, thus honoring the viewpoint of the supplier of the funds. अगर आप मॉडर्न अप्रोच देखेंगे, मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, मॉडर्न अप्रोच कहती है कि the core of modern approach evolves around the procurement of the least cost fund and its effective utilization for maximization of shareholder wealth, and thus modern approach provides analytical framework for financial problem. तो मॉडर्न अप्रोच कहती है कि the core of modern approach evolves around the procurement of the least cost fund, मतलब कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा फंड रेज करो, ज्यादा फंड को प्रोक्योर करो, एंड वी जस्ट नीड टू लुकिंग फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ. साथ साथ में हम लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर इक्विटी शेयर होल्डर से आईपीओ इशू करके मार्केट से पैसा उठा रहे हो, तो ये फाइनेंस मैनेजर की फाइनेंशियल सर्टेन एक लायबिलिटी है, या उसको अधिकार मानेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. You just need to utilize your fund in such a manner so we can increase the shareholders' wealth. Thus, modern approach provides the analytical framework for financial problems. ठीक है? अब बात करते हैं what are the scope of financial मैनेजमेंट. स्कोप क्या है इसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप है कि एफएम इन इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप सब जगह पर है. इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट लाइक माइक्रो and macro economics are directly applied with the financial management approaches. Investment decisions,
Micro and macro environmental approach are closely associated with the functions of finance manager. FM also use the economic equations like money, value, discount, and EOQ, etc. देखिए फाइनेंस मैनेजर का इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इकोनॉमिक्स में भी इकोनॉमिक्स में हम लोग जब पर यूनिट कॉस्ट की बात करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्शन का होगा प्रोडक्शन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कर रहा है बट इकोनॉमी में इसको स्केल कब अचीव करेंगे आप डिमांड सप्लाई की बात करें या पर यूनिट कॉस्ट की बात करें दैट इज कम्स अंडर द इकोनॉमिक्स एक्चुअली ठीक है तो एफएम एंड इकोनॉमिक्स में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप होता है तो economics concept like micro and macro economics are directly applied to the financial management approaches. And whatever the investment decision you are taking for your organization, whether it's a micro and macro environmental approach, are closely associated with the functions of financial manager. FM also use the economic equations like money, value, discount, etc. उसके अलावा सेकंड हो गया हमारा कि एफएम एंड अकाउंटिंग में यूजिंग डेटा अकाउंटिंग एक होता है नैरो पार्ट है डे टू डे ऑपरेशंस के इनको इंक्लूड कर रहे हैं बैलेंस शीट बना रहे हैं उसमें या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बना रहे हैं लेजर बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंक्लूड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न हेंस देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एफएम एंड अकाउंटिंग इन द ओल्डर पीरियड्स बोथ आर ट्रीटेड द सेम डिसिप्लिन आज से 100 साल पहले 80 साल पहले 200 साल पहले हम लोग एक ही बात बोलते थे अकाउंट बोलते थे फाइनेंस की बात नहीं करते थे बट FN फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स जब अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हम लोग केवल इसमें डे टू डे ऑपरेशंस की बात करेंगे सर्टेन व्हाट वी कॉल सर्टेन अकाउंटिंग्स की बात करेंगे सर्टेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बात करेंगे बट FM इज बेसिकली फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस एंड लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं जैसे कि शेयरहोल्डर्स की वैल्यूज शेयरहोल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकें FN एंड मैथमेटिक्स देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट क्या है टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट ये है कि आप पैसे का किस तरीके से यूज कर रहे हैं और मनी इज मोर वैल्यूएबल टुडे एज कंपेयर टू द फ्यूचर क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में इन्फ्लेशन रेट ऐड हो जाती है तो वो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं तो एफएम इज अगेन आल्सो यूजफुल इन मैथमेटिक्स आल्सो मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अप्लाइड लार्ज नंबर ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स टेक्निक्स सच एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी लिखा भी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेशियो एनालिसिस वर्किंग कैपिटल एनालिसिस डिविडेंड थ्योरीज एंड सो ऑन they are also called as econometrics आज की econometrics बहुत बड़ा एक है आज तो डेटा साइंस का खेल चल रहा है पूरी दुनिया में अब नेक्स्ट बात करते हैं FM and production management production is the operational part of the business concern that helps to multiply the money into the profit depends on the production performance which is term needs money to meet the expenditure on the raw material, wages, etc. These expenditures are decided by the financial department that allocate appropriate finance to the production department. पैसा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ही देगा ना जिसके अकॉर्डिंगली जितना पैसा आप दे रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्शन कर रहे हैं क्योंकि कितना भी पैसा होगा इफ यू आर नॉट एबल टू डू प्रोडक्शन इन अ राइट मैनर क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हो दैट इज कॉल्ड दैट माइट लीड टू द फेलियर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशंस so that is the only reasons what actually we do call the production is the operational part of the business concern that help to multiply the money into the profit तो तभी आएगा जब बढ़िया प्रोडक्ट बनाएंगे समय पे बनाएंगे अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे अच्छी क्वांटिटी का बनाएंगे डिजाइन अच्छी होगी then only marketers will be able to sell those products. Next is FM marketing. Produced goods are sold in the market with innovative approaches. For this, the marketing department needs finance to meet their requirement. The finance manager is responsible to allocate the adequate finance to the marketing department. आज के टाइम में देखिए दुनिया के मार्केटिंग का खेल चल रहा है अगर सफिशिएंट पर्याप्त पैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर मार्केटिंग को देगा देन ओनली मार्केटिंग डिपार्टमेंट विल बी एबल टू मार्केट द प्रोडक्ट इन द मार्केट तो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट सेल कौन कर रहा है मार्केटर जो सेल्स मैन है वही कर रहा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट कितना अच्छा प्रोडक्ट बना के रख लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बट कई मार्केटर्स ने अगर उसको बेचा नहीं उसके लिए यू जस्ट रिक्वायर सर्टेन फंड तो फाइनेंस डिपार्टमेंट विल एलोकेट यू सर्टेन फंड फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको एक सर्टेन एक पैसा देगा उसके अकॉर्डिंग उस पैसे को आप यूज करेंगे स्कीम्स लाएंगे सेल्स प्रमोशंस करेंगे एडवर्टाइजमेंट्स करेंगे ये हो गया इसको अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव हमारे मेनली दो ही है एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन it is based on the fundamental rule of efficiency its goal is to maximize the return with the best output and best price level firm performance is evaluated in terms of profitabilities allocation of the resources
Investors' perception of the company performance can be traced to the goals of profit maximization. दुनिया का सारी संगठन majority of the organizations they are working for profit maximization. Unfavorable argument for profit maximization. The concept of profit lacks clarity. Is it profit after tax or before tax की हम लोग बात कर रहे हैं? Is it operating profit और net profit की बात कर रहे हैं? It ignores the time value of money concept लोग भूल जाते हैं. और profit maximization does not consider risk of business concern. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हमारा रोल होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम आउटपुट कर सकें, कॉस्ट कटिंग कर सकें, फाइनेंस को सही तरीके से यूज कर सकें. कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमको बात करें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करिए, जहां से पैसा रेज कर रहा है कम से कम हमारी लागत आए, ज्यादा से ज्यादा फंड आए, उस फंड को हम सही तरीके से यूज कर पाए. ये सब काम हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी एक ऑब्जेक्टिव होता है. नेक्स्ट होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं हम लोग. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं. It means maximize the net wealth of a company's shareholders. Wealth maximization is possible when the company pursues policy that would increase the market value of shares of the company. It means to maximize the net wealth of a company's shareholders. ठीक है, मतलब कंपनीज के शेयरहोल्डर्स की ओवरऑल वेल्थ को बढ़ाना, ओवरऑल उतने एसेट को बढ़ाना, वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मतलब उसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहते हैं. So wealth maximization possible only when the company pursue the policy that would increase the market value of share of the company. ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स विल बी इंक्रीज हो जाए. तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्रीज होगी तो जितने शेयर होल्डर्स हैं उनकी भी वेल्थ इंक्रीज होगी. इसमें फेवरेबल आर्गुमेंट क्या होता है, अनफेवरेबल आर्गुमेंट क्या है? इट इज सुपीरियर टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिकॉज इट इंप्रूव द वैल्यू ऑफ द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर. इट कंसीडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात भी करता है कि समय के साथ आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी. It is based on the concept of cash flow that are reality, not any subjective interpretation की बात करते हैं. It involve the economic interest of the society. सरकार मतलब देश की सोसाइटी का इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है. It provide the efficient allocation of resources. Unfavorable argument की बात करेंगे. It is nothing. It is also profit maximization. It indicates name of profit maximization. Unfavorable argument है कि ये भी एक profit maximization होता है, केवल इसका indirect name होता है. मतलब इनडायरेक्ट नेम है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, बट इसमें हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्रिएट द ओनर्स मैनेजमेंट कंट्रोवर्सी समटाइम्स. इट कैन बी एक्टिवेटेड ओनली विद द प्रॉफिटेबल पोजीशन इन द बिजनेस कंसर्न. जहां पर केवल प्रॉफिटेबल बिजनेस है वहां पर भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं. अब बात करते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. जहां पे डाउट लगे आप लोग पूछ लेते. कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ बहुत टिपिकल नहीं है इसमें. पहला है फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस कंसर्न एंड लीड्स टू टेक फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ द कंसर्न. हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं लंबे समय की. एक्विजिशन ऑफ फंड को एक्वायर कैसे करना, व्हाट विल बी द सोर्सेज ऑफ फंड. इट इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ रिक्वायर्ड फाइनेंस टू द बिजनेस कंसर्न व्हिच इन्वॉल्व पॉसिबल सोर्सेज ऑफ फंड एट अ मिनिमम कॉस्ट. ठीक है, मतलब ज्यादा से अच्छे से मतलब जो भी जितने भी पॉसिबल सोर्सेज हैं फंड को रेज करने को, उसमें कम से कम लागत में हम लोग फंड को एक्वायर कर सके, उसकी बात करते हैं. प्रॉपर यूज ऑफ फंड का भी इंपॉर्टेंस होती है. इट इन्वॉल्व द प्रॉपर एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड दैट लीड्स टू इंप्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस कंसर्न. व्हेन द फाइनेंस मैनेजर uses of fund properly, they can reduce the cost of capital and increase the value of the firm. Any XYZ finance manager you are having in your respective organizations, if the managers अगर सही तरीके से फंड को यूज कर रहा है तो आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं और वैल्यू ऑफ द फंड को इंक्रीज कर सकते हैं. फाइनेंशियल डिसीजन की बात करेंगे. इट हेल्प्स टू टेक द साउंड फाइनेंशियल डिसीजन दैट विल अफेक्ट द एंटायर बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द कंसर्न. It also improves the profitability of the organizations. It helps to improve the profitability position of the concern with the help of strong financial control devices such as budgetary control, ratio analysis and cost volume analysis. तो profitability की बात भी करता है, साथ में value of the firm भी increase करता है. So financial management is again very important in the field of increasing the wealth of the investors and the business concern. Now, what are the different functions of finance? कौन कौन से फाइनेंस के कौन कौन से डिसीजंस लेते हैं? फाइनेंशियल डिसीजन की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करेंगे इसमें हम लोग, और
लिक्विडिटी डिसीजन की बात करेंगे, डिविडेंड डिसीजन में। तो फाइनेंस फंक्शंस आर क्लोजली रिलेटेड टू द फाइनेंशियल डिसीजन। तो चार टाइप के मेन डिसीजन बीइंग इन अ फाइनेंस मैनेजर यू जस्ट नीड टू टेक इन योर ऑर्गेनाइजेशन। पहला फाइनेंस डिसीजन की बात करते हैं। फाइनेंस डिसीजन क्या होगा? इट रिलेट्स टू द एक्विजिशन ऑफ फंड एट द लीस्ट कॉस्ट। कॉस्ट हैज टू डायमेंशंस। तो फाइनेंस डिसीजन के अंतर्गत होता है कि आप फंड को एक्वायर करिए कम से कम लागत पे, कम से कम कीमत पे, जिससे हम उसको इफेक्टिवली अगर यूटिलाइज करेंगे तो कंपनी को भी लीड्स टू, इट कैन बी लीड्स टू बी द प्रॉफिटेबिलिटी। तो कॉस्ट के टू डायमेंशंस की बात करते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात करते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है इट इज अ रेट दैट द फर्म पेज इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फाइनेंसिंग। इट refers to the cost in the form of coupon rate, floating rate and the cost of issuing the security। आप कोई भी मार्केट से पैसा उठा रहे हैं, पैसा उठाने के लिए आपने आईपीओ उठाया या कोई भी फंड उठा रहे हैं, उसको उठाने के लिए फाइनेंस को क्या खर्चा कर रहे हैं उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। जैसे आईपीओ उठाया, आईपीओ से पैसा उठाना है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है, टेलीविजन पे आ रहा, न्यूज़पेपर में आ रहा, सोशल मीडिया पे आ रहा, तो वट एवर द एक्सपेंसेस यू हैव इनकर्ड सो फॉर while raising the fund through the IPO from the market, so whatever the cost will be incurred, that is called explicit cost। इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है जो अपॉर्चुनिटी फॉरगन कर दी आपने, जो पैसा आप लगा सकते हैं उसके कमा सकते थे। मतलब कि 100 रुपए का शेयर था, 10 लेते आप 1000 का होता। अगर वो शेयर 1000 का लेते आज वो 150 का हो गया तो 50 रुपए बढ़ता, तो आपको आज 150 इंटू 100 कितना हो, 150 इंटू 10 कितना हो, 1500। तो अगर आप उस शेयर 1000 रुपए का लेते तो 1500 आज उसके हो गए होते। अभी आपने नहीं लिया तो 500 रुपए का, वैसे तो कोई लॉस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया होता, अगर आपके पास पैसा भी था अकाउंट में, बट तो कोई भी बढ़िया बहुत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को तो मिस करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है आपको। इसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। इट इज नॉट एक्चुअली विजिबल कॉस्ट, बट इट मे सीरियसली अफेक्ट द कंपनी ऑपरेशन, स्पेशली व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू द बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है। तो इन ऑल द फाइनेंशियल डिसीजन द फर्म हैज टू डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ द इक्विटी एंड डेट which is called as a capital structure of the firm, and investors in a company's shares has two objectives for investing: income from the capital appreciation, income from dividend or interest। तो फाइनेंशियल डिसीजन में हम लोग बात करते हैं कि फंड को रेज कैसे करना है कम से कम लागत पे। पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन पैसों को आप यूज कहाँ पे करना है। तो सर्वाइव एंड ग्रो, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू बी इनोवेटिव। इनोवेशंस डिमांड managerial proactive actions। There are two critical issues are involved in a investment decisions। What are those decisions you just need to be take while making an investment decision? First is called evaluation of expected profitability of the new investments। आपको देखना पड़ेगा what will be the benefit। आप अगर 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो you just need to understand what will be the expected profitability। जो नया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ट्रेडिशनल बिजनेस एक आपका व्यापार चल रहा था, आपको लग रहा है हम 1000 रुपए 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यू जस्ट नीड टू बी इवेल्युएट व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम दैट मेनी व्हाट वी कॉल दैट मेनी प्रोजेक्ट। रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड ऑन द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ द रिटर्न रिक्वायर्ड ऑन द प्रोजेक्ट। ठीक। डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड अपने आप एक टॉपिक है, बताएंगे। डिविडेंड एक वो पार्ट होता है जो कंपनी अपने प्रॉफिट का अपने शेयर होल्डर्स को पे करते हैं। तो डिविडेंड आर द पे आउट टू द शेयर होल्डर्स। डिविडेंड डिसीजन इज अ मेजर डिसीजन मेड बाय द फाइनेंस मैनेजर। इट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी। सिंस द goal of financial management is the wealth maximization of shareholders, dividend policy formulation demands the managerial attention on the impact of its policy on dividend of the market value of its share। So following issues and adequate consideration in deciding on dividend policies। हम आपको बताएंगे डिविडेंड पॉलिसी अपने आप में किस टाइप का डिविडेंड होता है, डिविडेंड के मॉडल्स भी पढ़ाएंगे, वॉल्टर मॉडल क्या होता है या गॉर्डन मॉडल के सब मॉडल्स की हम लोग बात करेंगे। डिविडेंड टाइप क्या होता है, डिविडेंड की इंपॉर्टेंस क्या होती है, सबकी बात करेंगे। अभी समझिए डिविडेंड डिसीजन लेना भी एक फाइनेंस मैनेजर के अंतर्गत ही आता है कि हाउ मच डिविडेंड यूजर्स नीड टू बी मेक द पेमेंट। कैश के फॉर्म में करना है आपको, स्टॉक के फॉर्म में करना है, प्रॉपर्टी के फॉर्म में करना है, स्क्रिप्ट के फॉर्म में करना है, वो सब डिसीजन आपको ही लेना है। ठीक है। आपको देखना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कंपनी की क्या है, लीगल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं पेइंग डिविडेंड में, स्ट्राइकिंग ऑन द ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन द डिजायर ऑफ शेयर होल्डर्स एंड कंपनी फंड रिक्वायरमेंट। शेयर होल्डर तो यही चाहेगा ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले, कंपनी की फंड रिक्वायरमेंट, कंपनी के पास कितना पैसा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। एंड लास्ट इज कॉल्ड लिक्विडिटी डिसीजन। लिक्विडिटी डिसीजन मतलब कि आपको ये भी मेंटेन करना कि डे टू डे ऑपरेशंस के लिए रिक्वायर सर्टेन लिक्विडिटी विद योरसेल्फ। To deal with the working capital management, it is concerned with the day-to-day financial operations that involve current assets and current liabilities।
Important element of liquidity decision: formulation of inventory policies, policies on receivable management, formulation of cash management strategies, and policies on utilization of spontaneous finance effectively. तो you just need to maintain certain liquidity with yourself ताकि आप आराम से day to day operations को manage कर सकें. So this is all about the today's lecture. Now anyone is having a doubt, please to tell me. It was a quite easy to understand, तो बहुत बेसिक था. कल हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट करेंगे, फिर कैपिटल वेस्टिंग पढ़ाया जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा, ऑपरेटिंग लीवरेज पढ़ाएंगे आपको, डिविडेंड पॉलिसीज पढ़ाएंगे, वर्किंग कैपिटल पढ़ाएंगे, बजटरी कंट्रोल्स पढ़ाएंगे. तो आज के लिए इतना ही है. कोई डाउट तो बताइए. आई विल बी शेयरिंग दिस पर्टिकुलर पीपीटी इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप. उस पर हम शेयर कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा. चलो once again, thank you so much for joining. Goodbye. Take care.